वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस पाठ में बन रहे हैं उनको मैं इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त देश के समक्ष सबसे बड़ी सवाल क्या था या सबसे बड़ा चुनौती क्या थी? तो इसका आंसर हो गया कि भारत को जब आज़ादी मिली उस वक्त देश के समक्ष सबसे प्रमुख सवाल पुनर्निर्माण का था, यानी राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देश है दो खेमों बट गए थे, उन खेमों के नाम बताने। तो इसका आंसर हो गया कि दो खेमे जो थे शीत युद्ध के दौरान, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। एक संयुक्त राज्य अमेरिका था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला था, और दूसरा रूस या सोवियत संघ था जो साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था का पक्षधर था। इन्हीं दो गुटों के बीच में दुनिया बट गई थी और इसीलिए दो ध्रुवीयता का एक शुरुआत हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है इंडियन नेशनल आर्मी, INA, आज़ाद हिंद फौज जिसको कहा जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू की विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य क्या थे? यानी उस समय की जो भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो पहला था कि कठिनाई से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, दूसरा क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। ये भारत की विदेश नीति, जो नेहरू जी की विदेश नीति थी, उसके बड़े उद्देश्य थे। अगला हमारा प्रश्न है, किन दलों का मानना था कि भारत को अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनानी चाहिए? जब देश आज़ाद हुआ उस समय संविधान का निर्माण हुआ तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां थी, उनका अलग अलग मत था। तो किस पार्टियों या किन पार्टियों का मत था कि भारत को अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनानी चाहिए? तो इसका सही आंसर है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का मानना था कि भारत को अपनी विदेश नीति अमेरिका के पक्ष में बनानी चाहिए। हालांकि भारत ने दोनों जो गुट थे, अमेरिका और रूस, उनसे समान दूरी बनाए हुए रखते हुए नया जो आंदोलन चलाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और अपनी विदेश नीति भी उसी की तर्ज पे बनाई थी। अगला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान भारत किस खेमे में शामिल हुआ? दो खेमे जो थे अमेरिका और सोवियत संघ के। तो शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ। भारत ने दोनों खेमों से समान दूरी बनाते रखते हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की, उसका संस्थापक सदस्य बना, और इस तरीके से दोनों खेमों से बराबर दूरी भी रखी और दोनों खेमों से बराबर संपर्क भी रखा, और उसका फायदा भी भारत को मिला। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस संगठन का निर्माण किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, NATO, नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है वो अमेरिका ने की थी। और आपके जानकारी के लिए बता दो कि इसी के विरोध में यूरोप के देशों में रूस ने इसका मुकाबला करने के लिए वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट का गठन किया था। अगला प्रश्न है, 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण क्यों किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर के मिस्र पर आक्रमण किया। आपको पता होगा कि स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, जिसके एक सिरे पे पोर्ट स्वेज और दूसरे पे पोर्ट सईद नाम के दो जो बंदरगाह है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहर है जिसके कारण यूरोप से भारत आने वाले जो भी जहाज वगैरह थे उनकी दूरी है हजारों किलोमीटर कम हो गई। नहीं तो पहले पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके आना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर के निर्माण के बाद ये दूरी काफ़ी कम हो गई है। अगला हमारा प्रश्न है, नेहरू के नेतृत्व में मार्च 1947 में भारत ने किस सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन है भारत ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत ने 1959 में तिब्बत के किस धार्मिक नेता को शरण दी? तो तिब्बत के जो धार्मिक नेता भारत में जो शरण ली थी उनका नाम है दलाई लामा, काफ़ी प्रसिद्ध नाम है। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब हुआ और किन के बीच में हुआ? तो भारतीय प्रधानमंत्री यानी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच में 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं बताइए या उस पर चर्चा कीजिए। तो भारत की परमाणु नीति किस तरह की है उसके ऊपर कुछ 3-4 पॉइंट के रूप में जो भी प्रश्न थोड़े बड़े पूछे जाते हैं, प्रयास करें आपकी परीक्षा में उनको पॉइंट टू पॉइंट उत्तर लिखें, ताकि आपका आंसर है वो अच्छा लगेगा, जांचने वाले को भी अच्छा लगेगा, और नंबर है आपके अच्छे होंगे। और जैसे मान लो ये तो चलो पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन अगर मान लो भूगोल या अन्य कोई विषय है
तो आप वहाँ डायग्राम भी बना सकते हैं, मैप भी बना सकते हैं, जो भी संभावना हो वो आपको बनानी चाहिए, ताकि आपके जो प्रश्न है या जो भी उत्तर है वो अच्छा दिखे और पूरे से पूरे मार्क्स उसमें आ जाए। तो अब जैसे भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं हैं, तो पहला है, भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही अणु शक्ति के विकास का कार्यक्रम अपनाया था, और जब होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भाभा अणु शक्ति आयोग की स्थापना की, और इसका मुख्य उद्देश्य शांति और विकास के लिए अणु शक्ति का विकास करना था। यानी भारत का हमेशा प्रयास रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति के लिए हो, विकास के लिए हो। दूसरा पॉइंट है कि 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। आपको पता होगा, पोखरण में, राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया था। और मई 1998 में 98 में दूसरा जो परमाणु परीक्षण भारत ने किए थे, जिसमें 5 सफल परमाणु परीक्षण किए थे, ये भी पोखरण में किए थे। और इसके कारण भारत को महाशक्तियों के कोप का भाजन भी बनना पड़ा। उस पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए गए, खास करके अमेरिका ने भारत के साथ बहुत ही प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती गई, और सन 2006 के आरंभिक दिनों में भारत और अमेरिका के बीच में एक अणु समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को अणु शक्ति मानते हुए इसे यूरेनियम की आपूर्ति का आश्वासन भी दिया। और ये समझौता अभी पूर्ण रूप से अमेरिकन कांग्रेस की पुष्टि का इंतजार कर रहा है, और इसके लिए दोनों तरफ से प्रयास जारी है। तो इस तरीके से भारत की जो विदेश नीति या जो परमाणु नीति है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत ने कभी भी पहले हथियार या पहले आक्रमण या पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग न करने का वादा किया हुआ है। दूसरा, भारत की जो भी परमाणु शक्ति है उसका उपयोग शांतिपूर्ण और विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। ये भारत की विदेश नीति या परमाणु नीति की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत की विदेश नीति की एक विशेषता के रूप में नोट लिखिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत किस तरीके से पहल कर रहा है या भारत की नीति किस तरह की रही है। तो इसका उत्तर है कि भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखता है। भारत ने स्पष्ट घोषित किया है कि वह अन्य देशों के साथ उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार करेगा, युद्ध अथवा सशस्त्र संघर्ष के द्वारा नहीं। यानी भारत में हमेशा बातचीत पे, आपसी समझौतों पे, बातचीत पे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया है। यह बात भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कही गई है, और भारत ने इस सिद्धांत को केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल भी किया है। कश्मीर का मामला भारत ने 1948 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया था। हालांकि यदि 2 दिन और भारत प्रतीक्षा करता तो वह समस्त कश्मीर को वापस ले लेता, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक इसे सुलझाया नहीं है और ये अभी भी विवाद की स्थिति में है। पाकिस्तान ने 1965 और 1971 में भारत पर आक्रमण किए, और इसी नीति के अनुसार भारत ने पाकिस्तान के जीते हुए इलाके भी वापस कर दिए। 1971 में तो पाकिस्तान के लगभग 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया था, परंतु उन्हें भी भारत ने छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भारत ने दूसरे देशों के विवादों को भी शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने में काफ़ी सहायता की है, और इसके लिए अपनी सेवाएं भी दी है। भारत ने शांति सेना भी विभिन्न देशों में भेजी है। भारत आक्रमण की नीति का समर्थक नहीं है और विश्व शांति को बनाए रखना पसंद करता है या बनाए रखना चाहता है। अगला हमारा प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। आपको पता होगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है और जिसके संस्थापक सदस्यों के रूप में भारत रहा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका, भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति को अपनाया और इसे एक आंदोलन का रूप दिया। वास्तव में गुटनिरपेक्षता का विचार संसार को भारत ने ही दिया था। आरंभ में कुछ देशों ने इस नीति को तटस्थता कहा और कुछ ने इसे अवसरवाद की संज्ञा दी। प्रथम बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत में भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के द्वारा आस्था प्रकट की गई, जिसमें यूगोस्लाविया है, मिस्र है, घाना है, ये प्रमुख संस्थापक देश थे। और इसमें 29 देशों ने भाग लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बड़े शर्म और अपमान की बात है कि कोई एशियाई अफ्रीकी देश किसी गुट का दुमचल्ला बनकर जिए और अपनी स्वतंत्र पहचान खो दे। कहने का मतलब था कि वो किसी गुट में शामिल नहीं हो, भारत के साथ दूसरे जो भी आज़ाद होने वाले देश थे। और इसके बाद भारत के प्रयत्नों से गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड में बुलाया गया, यूगोस्लाविया की जो तत्कालीन राजधानी थी, और जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। भारत ने इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया और इस आंदोलन का 7वां जो सम्मेलन है 1983 में भारत में हुआ, और जिसमें 101 राष्ट्रों ने भाग लिया था। और वास्तव में भारत इस आंदोलन का अग्रणी नेता है, संस्थापक सदस्य है। अगला हमारा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति किन किन सिद्धांतों का पालन करती है या उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर हो गया कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आप पॉइंट वाइज उत्तर लिखेंगे तो आपका उत्तर है वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। पहला जो पॉइंट है, विदेश नीति का स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण।
भारतीय विदेश नीति की यह विशेषता है कि इसका स्वतंत्रतापूर्वक निर्धारण किया गया है। इसका अर्थ है कि भारत ने बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी खेमे में सम्मिलित हुए या किसी खेमे के दबाव में आए हुए स्वतंत्र दृष्टिकोण और परिस्थितियों को अपने आप मूल्यांकन करते हुए इसका निर्माण किया है और अपने विदेश संबंधों का संचालन किया है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो भारत की एक तरह से कह सकते हैं कि मेड इन इंडिया है, यानी भारत की खुद की बनाई हुई है। भारत ने स्वतंत्रतापूर्वक तरीके से राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय लिया। सोवियत संघ के खेमे से के देशों से भी संबंध बनाए रखे। भारत ने न तो पश्चिमी खेमे के दबाव में रहा और न सोवियत संघ के खेमे में दबाव में रहा। और भारतीय नेता सोवियत संघ की नियोजित विकास की नीति से प्रभावित थे, परंतु उसका अंधाधुंध नकल नहीं की और लोकतांत्रिक वातावरण के अनुसार नियोजित विकास की प्रक्रिया को अपनाया। जैसे पंचवर्षीय योजना वगैरह है, वो वैसे मूल रूप से जो रूस का जो आइडिया था, लेकिन भारत ने अपने हिसाब से इसको अपनाया। इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण और संचालन किया है। दूसरा है निरंतरता। भारतीय विदेश नीति की जो दूसरी विशेषता है वो है निरंतरता। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता के साथ ही जो नीति अपनाई गई वह आज भी लागू है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है और चुनावों में विभिन्न दलों में सत्ता के लिए खुला संघर्ष होता रहा है और इस संघर्ष में कई बार सत्ता परिवर्तन भी हुआ है। जैसे 1977 में, 1980 में, 89 में, 91 में, 96 में, 98 में और 2004 में सत्ता परिवर्तन हुआ। यानी अलग अलग जो भी पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन जो भी दल सत्ता में आया उसने विदेश नीति को अपनाए रखा। यानी जो विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा निर्धारित की गई थी उसको बरकरार रखा है और जिसके निर्धारक यानी जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं और जो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी अपने अधीन रखते थे, उनके द्वारा बनाई गई नीति को लगभग अभी भी पालन किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट है संवैधानिक मार्गदर्शन। भारत की विदेश नीति की एक विशेषता यह भी है कि संविधान इसके संबंध में प्रत्येक सरकार का व कोई भी राजनीतिक दल हो मार्गदर्शन करता है। संविधान कोई बाध्यकारी प्रावधान की व्यवस्था नहीं करता, केवल ये सुझाता है कि सत्तारूढ़ दल या वर्तमान सरकार को क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से ये भारत की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं होगी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है उनका वर्णन करना है, जिसमें चार जो पॉइंट दिए हुए हैं, पंचशील, निशस्त्रीकरण, साम्राज्यवाद का विरोध और क्षेत्रीय सहयोग। अब इनको विदेश नीति की विशेषताओं में भी आप लिख करके इसकी डिटेल में बता सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व शांति की नीति को पंचशील के सिद्धांत के व्यवहारिक रूप में दिया गया है। इससे पंचशील की घोषणा 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन समझौते में की गई थी। और पंचशील के 5 सिद्धांत, पंचशील का नाम ही हो गया कि 5 जो सिद्धांत है उनको पालन करना है। कौन कौन से हैं? तो पहला जो सिद्धांत है पंचशील का, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। दूसरा, एक दूसरे के क्षेत्र पर आक्रमण न करना। तीसरा पॉइंट है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प करना। चौथा है समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। और पांचवा जो पॉइंट है पंचशील का वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है निशस्त्रीकरण। ये क्या होता है इसकी परिभाषा भी देखेंगे और क्या है। तो भारत शस्त्रीकरण को विदेश शांति के लिए घातक मानता है। यानी शस्त्रीकरण का मतलब शस्त्रों की होड़, उनका निर्माण करना, घातक अस्त्रों का प्रयोग करना। शस्त्रीकरण महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता और युद्धों को बढ़ावा देता है। इसलिए भारत ने सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, यानी हथियारों को कम से कम किया जाए, बने हुए हथियारों को नष्ट किया जाए या नए हथियारों का निर्माण नहीं किया जाए। भारत ने आणविक सामर्थ्य होते हुए भी अणुबम न बनाने की नीति को अपनाया है। आज विश्व में लगभग 20 अरब रुपए प्रतिदिन अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर खर्च किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर 40,000 बच्चे प्रतिदिन भूख से मर रहे हैं। शस्त्रों की इस विनाश लीला को रोकना अत्यंत आवश्यक है। चेरनोबिल जो तत्कालीन रूस था, उसमें जो घटना हुई थी जिसने विश्व को बता दिया था कि विश्व एक आणविक विस्फोट के कगार पर खड़ा है, जो कभी भी जरा सी मानवीय भूल से गलती से घट सकता है। यानी चेरनोबिल की घटना में परमाणु जो भी रिएक्टर था उसमें विस्फोट हुआ था और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, रेडिएशन निकले थे। तो ये घटना दोबारा नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए भारत शस्त्रीकरण का, विशेषकर आणविक शस्त्रों के घोर विरोधी है। भारत अमेरिका की स्टार वार की योजना का भी विरोधी है और निशस्त्रीकरण के प्रयासों को गति देने के लिए 1985 में दिल्ली घोषणा की गई, जिसको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति श्री मैड्रिड, स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पाल्मे, यूनान के राष्ट्रपति पापेंद्रियू और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्फोसिन और तंजानिया के राष्ट्रपति नियरेरे ने जारी किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। अगला पॉइंट है हमारा साम्राज्यवाद का विरोध। भारत द्वारा साम्राज्यवाद का विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि भारत स्वयं साम्राज्यवाद का शिकार रह चुका है, यानी उपनिवेशवाद का शिकार रह चुका है। भारत है वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, इसलिए भारत ने सदैव साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी शक्तियों का डटकर विरोध किया है। इसलिए भारत ने डचों द्वारा इंडोनेशिया पर पुनः सत्ता स्थापित करने का विरोध किया। लीबिया, ट्यूनीशिया, मलाया, वियतनाम आदि देशों की स्वाधीनता पर बल दिया और भारतीय आर्थिक साम्राज्यवादी का भी विरोधी है।
अगला जो पॉइंट था वो था क्षेत्रीय सहयोग। भारत के पास महाशक्ति बनने के लिए सभी तत्व मौजूद हैं, लेकिन भारत ने महाशक्ति बनने का कभी प्रयास नहीं किया। भारत का क्षेत्रीय सहयोग में सदैव विश्वास रहा है। भारत ने कभी भी क्षेत्रीय पड़ोसी राष्ट्रों पर दादागिरी नहीं चलाई जैसे कि महाशक्तियां करती है। क्षेत्रीय सहयोग को मूर्त रूप देने के लिए भारत के प्रयासों को 1985 में सफलता मिली, जब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, जिसको कहा गया साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, की स्थापना की गई और जिसे संक्षेप में सार्क कहा गया। और इस संघ में भारत के साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल है। ये सारे भारत के जो भी पड़ोसी देश है वो सार्क के सदस्य है। तो ये इस तरीके से हो गए। अब कुछ छोटे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट में जो बन रहे हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वन वर्ड टाइप के प्रश्न है, जो क्योंकि इस बार भी लगभग 30 प्रश्न है वो इस तरह के पूछे जाएंगे, जिसमें बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान या एक नंबर के या एक जो पॉइंट के जो आंसर होंगे तो उनका थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने प्रत्येक पार्ट का अलग से वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर देख सकते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के विभिन्न देश कितने खेमों में बंट गए? तो इसका आंसर हो गया 2 खेमों में बंट गए। एक खेमा जो था अमेरिका के समर्थन वाला पूंजीवादी व्यवस्था वाला, दूसरा रूस के समर्थन वाला साम्यवादी समाजवादी व्यवस्था वाला। दूसरा हमारा है नेहरू की विदेश नीति के निम्न में से कौन से उद्देश्य थे? पहला है संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीव्र गति से आर्थिक विकास करना या उपरोक्त सभी। तो नेहरू जी की विदेश नीति के ये तीनों है शामिल थे इसके उद्देश्य, तो इसका उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है ब्रिटेन ने सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण कब किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन है 1950, 1956, 1949 और 1955। तो इसका सही आंसर है 1956 में ब्रिटेन ने मिस्र पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 1950 में भारत ने किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया? 1950 में किस देश ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया? तो आपको अभी भी, जैसे अभी भी वर्तमान में भी तिब्बत पर नियंत्रण चीन का है, तो इसका आंसर हो गया चीन। अगला हमारा प्रश्न है 5वां जो प्रश्न है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? पंचशील समझौते के बारे में अभी अपने डिस्कस किया इसी वीडियो में। तो पंचशील का जो समझौता था वो इसका सही आंसर हो गया 1954 में, 54 में। तो एक ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है भारत ने किस वर्ष तिब्बती नेता दलाई लामा को शरण दी? यानी दलाई लामा ने भारत में कब शरण ली? तो इसका आंसर है 1959 में, पहला जो आंसर है ऑप्शन है। अगला हमारा प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये भी अभी इसी वीडियो में अपने डिस्कस किया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन है वो बेलग्रेड में हुआ। अगला प्रश्न है 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में भारत का जो भी युद्ध था वो चीन के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत कहा जाता है? नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, NEFA, नेफा की संख्या किसको दी गई है? 4 ऑप्शन है इसमें, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न है कि सिंधु नदी जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में? ऑप्शन है 1950, 1960, 1966 और 1947। तो इसका सही आंसर है 1960। तो इस तरीके से ये इस पार्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वो डिस्कस किए। आशा करता हूँ ये प्रयास आपको पसंद आएगा। इस तरीके से अगर अन्य पार्टों के भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो है अपने जो भी साथी जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, जिसमें NCERT का सिलेबस जिनके भी लागू है उनको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।